हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 5 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नॉन रिजिड रोटर के बारे में। ठीक है, तो देखो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपके जो 4 पार्ट्स आए हैं उसमें मैंने रिजिड रोटर के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है, विद क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो देख लेना। ठीक है, तो देखो उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे, वो वीडियो देख लेना। तो आपकी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट पार्ट होने वाला है, इस पार्ट में हम जो आपका नॉन रिजिड रोटर है वो कंप्लीटली हम कंप्लीट कर देंगे। यानी आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बाइंड अप करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को, जो 5 वीडियोस है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको देख के रखना, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट सारे फॉर्मूलेज क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप लगा के देखना, ये 5 वीडियोस में सारे आपके कवर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन रिजिड रोटर के बारे में। देखो, नॉन रिजिड रोटर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिजिड रोटर आपका क्या था। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका मैं बताती हूँ कि हमने इसमें जो आपका स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें क्या था और इसमें क्या है, ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बेसिकली समझ में आ रहा है। अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिजिड रोटर के बारे में। रिजिड रोटर के बारे में देखो, जिन स्टूडेंट्स को याद है या जिन्होंने वीडियो देखी है, जिनको पहले से आता है, उनको ये पता होगा कि हमने जो स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है रिजिड रोटर में, वो इस तरीके का स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अब हमारे पास देखो, यहाँ पे जे की वैल्यू सपोज 0 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4 और जे की वैल्यू 5। समझ में आ रही है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है, स्पेक्ट्रा जो हमारे पास आ रहा है, इसमें हमारे जो सक्सेसिव लाइंस हैं, इनमें जो डिफरेंस होता है वो कितने का होगा, 2b का। ठीक है, कितना होता है, 2b का। किसके केस में, रिजिड रोटर के केस में, यानी इसमें भी 2b का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो सक्सेसिव लाइंस आगे वाली हैं उसमें भी कितना है, 2b का। आगे में कितना होगा, 2b का। इसमें भी कितना होगा, 2b का। और इसमें भी कितना होगा, 2b का। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारे जे की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है, बट हमारे पास ये स्पेक्ट्रा जो हमारे पास आ रहा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, हमारे पास जो ट्रांजिशन, ये जो डिफरेंस है इन लाइंस में, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी 2b ही आता है। किसके केस में आता है, ये हमारे पास रिजिड रोटर के केस में। ठीक है, लेकिन ऐसा हमारे नॉन रिजिड रोटर के केस में नहीं होता है। जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है नॉन रिजिड रोटर के केस में, वो किस तरीके का आएगा, तो देखो ये हमारे पास स्पेक्ट्रा है नॉन रिजिड रोटर के केस में। जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ये हमारे पास जो सक्सेसिव जो डिफरेंस इन दोनों लाइंस के बीच का, वो क्या होने लगता है, वो डिक्रीज होने लगता है। देखो, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे जो हमारे पास जो सक्सेसिव लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिक्रीज करने लगता है। ये किसके केस में है, आपका नॉन रिजिड रोटर के केस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अभी देखो, जो रिजिड रोटर है, जो हमारे पास जो रिजिड रोटर हमने पढ़ा है, वो क्या बताता है हमें, हमारे पास वो बताता है हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हमें रोटेशनल एनर्जी बताता है। रोटेशनल एनर्जी को हमें बताता है। लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं रिजिड रोटर के केस में, वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई। हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे रिजिड रोटर के केस में एक्यूरेट नहीं होते हैं। अब वो एक्यूरेट क्यों नहीं होते, देखो, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारे पास सपोज H2 है, F2 है, Cl2 है, कोई भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर वो हमारे पास इस लेवल में पड़ा, अगर वो ग्राउंड लेवल पे है, ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे जे की वैल्यू 0, यहाँ पे जे की वैल्यू 1, यहाँ पे जे की वैल्यू 2, यहाँ पे जे की वैल्यू 3, यहाँ पे 4। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है,
ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे हम क्या कर, इसका मतलब क्या है, रिजिड का मतलब यानी हमारे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा रिजिड होता है। ये कौन बोलता है, रिजिड रोटर। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कभी भी रिजिड नहीं, कंप्लीटली रिजिड नहीं होता। ठीक है, कंप्लीटली रिजिड कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस, रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर इस लेवल से हम उसको ऊपर वाले लेवल में लेके जाएं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट कर करके वो क्या जाएगा, ऊपर वाले लेवल में जाएगा। अब ऐसा तो नहीं, अगर वो एक लेवल से इस लेवल, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जा रहा है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स रहेगी। बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो चेंज होती है। अगर उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए तो हम रिजिड रोटर के केस में नहीं लेंगे, हम उसको किसके केस में कंसिडर करेंगे, नॉन रिजिड रोटर के केस में। ठीक है, तो इसलिए पढ़ा जाता है नॉन रिजिड रोटर। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं रिजिड रोटर के केस में, जो भी हमारे पास एनर्जी का है, ट्रांजिशन एनर्जी का जो भी रिजल्ट्स हैं उसमें हम क्या लगाएंगे, रिजिड नॉन रिजिड के जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हम कैसे ड्राइव करेंगे। जो भी रिजल्ट्स हमने रिजिड रोटर के केस में सीखा है हम एक करेक्शन फैक्टर उसमें लगाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, जैसे जैसे हम जे की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ था वो इधर आ गया, फिर इधर आ गया, जिसके कारण उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, वो रिजिड से नॉन रिजिड के केस में जा रहा है। अब ये जो अफेक्ट आया है बॉन्ड लेंथ चेंज होने से, ठीक है, तो इसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे, एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, तो उस करेक्शन फैक्टर को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल करेक्शन कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल करेक्शन कांस्टेंट। दो किससे डिनोट किया जाता है, डी से। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो जो रिजल्ट्स हमारे पास रिजिड रोटर के केस में होता है, नॉन रिजिड रोटर के केस में हम कैसे लिखते हैं तो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है। अभी देखो हमारे पास जो रिजिड रोटर के केस में जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होगी, क्या होती है, बी जे इंटू जे प्लस 1। ये हमने पढ़ी हुई है, जिन स्टूडेंट्स को याद है ये, ठीक है, ये हमने किस में पढ़ी हुई है, रिजिड रोटर के केस में। लेकिन नॉन रिजिड रोटर के केस में जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ चेंज होने के कारण हम उसमें एक जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारे जो रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट बन जाते हैं नॉन रिजिड के केस में। तो हम जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा इंट्रोड्यूस करेंगे, ईजे के केस में यानी एनर्जी के केस में। तो वो क्या होता है हमारे पास, डी जे का स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, बी जे जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो ये हमने याद किया हुआ है। ठीक है, बी की जगह पे यहाँ पे डी आएगा, जे है, इसका स्क्वायर कर देना और इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। और इस डी को बोला जाता है डिस्टोर्शन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था। ठीक है, इसका नेम ये होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। समझ में आ गया। ओके, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी होती है, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है, अब हमारे पास ये जो दो लेवल्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ट्रांजिशन एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा ई से डिनोट किया जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है, 2b जे प्लस 1 माइनस 4d जे प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी। किसके केस में होता है हमारे पास, नॉन रिजिड रोटर के केस में। ठीक है, क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास डी वाला टर्म है ये हमने किस में इंट्रोड्यूस किया है, नॉन रिजिड रोटर के केस में। लेकिन 2b जे प्लस 1 ये हमने किस में पढ़ा हुआ है, आपका रिजिड रोटर के केस में। नॉन रिजिड रोटर के केस में हम डी वाली टर्म ऐड कर देते हैं। तो इसको देखो याद कैसे करना है, याद भी करवा देती हूँ। जैसे 2 है उसका स्क्वायर करना तो 4 आ गया, b की जगह पे d है, j प्लस 1 है उसका क्यूब करना है आपको। ठीक है, तो इसके ये जो केसेस, ये जो रिजल्ट्स हैं आपको बेसिकली याद ही करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसमें सिलेक्शन रूल्स होते हैं, जो आपके सिलेक्शन रूल होते हैं वो दोनों में सेम रह चलते हैं। ठीक है, डेल्टा जे
प्लस माइनस 1। रिजिड रोटर के केस में भी और नॉन रिजिड रोटर के केस में भी जो आपके सिलेक्शन रूल होते हैं वो आपका सेम ही चलता है, डेल्टा जे प्लस माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो हमारे डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। अगर हमें यहाँ पे बी की वैल्यू भी दी जाए, डी जे की वैल्यू भी दी जाए, सबकी वैल्यू दी जाए, लेकिन हमारे पास जी ना हो तो हम क्या करेंगे, तो डी की भी वैल्यू क्या होती है वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए आप। देखो अब हम पढ़ते हैं डी की वैल्यू। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। देखो जो हमारी डी की वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की, वो क्या होगी 4b³ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4b³ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा है ये क्या है, हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी ओमेगा, और इस ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली, तो वो होती है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के अपॉन म्यू। ठीक है, के अपॉन म्यू, ये क्या होता है हमारे पास के फोर्स कांस्टेंट, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर आपको पास जे की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास यहाँ पे बी भी दे रखा होगा, जे की वैल्यू भी दे रखी होगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डी नहीं पता तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बी आपको पता है ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये होती है, अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये जो भी डी की वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, थोड़ी लेंथी है ये जो होता है, इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बस वो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपके वो आराम से सॉल्व हो जाती है। और देखो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको हम पॉकेट फॉर्मूला बोलते हैं। पॉकेट फॉर्मूले का क्या मतलब है, इसको पॉकेट में डाल के ले जाना बस, है ना। बस इसका मतलब क्या है बेसिकली कि आपको इसको अच्छे से याद हो जाता है, बस ये क्या आपको याद होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में वो देगा। जो आपके गेट के सवाल आते हैं, गेट के सवाल में आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर ये वाला पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं वो कि आपको डी कैलकुलेट करवाते हैं, तो डी कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। डी निकालने के लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, आप ओमेगा निकालोगे। इसको निकालने के लिए आपको इसको अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका गेट होता, जो आपका नेट होता है, नेट में आपको सिंपल ये वाला पूछते हैं। ठीक है, ये सारा नहीं पूछते, सिर्फ यहाँ पे डिस्टॉर्शन जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने नाम रखा है इसका पॉकेट फॉर्मूला, कि आपको ये याद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका आराम से 4 नंबर भी देखो, इसके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। कैसे, क्या करोगे, बस इसको डिवाइड ही करना है, कुछ भी नहीं करना। डिवाइड करने से आपका 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन जो आपकी कैलकुलेशन है यहाँ पे तो बहुत इजी, आप कैलकुलेशन तो अच्छे से कर लोगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये पहचानना जरूरी है कि ये रिजिड का केस है या फिर नॉन रिजिड का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पहचान में आना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास जो पोजिशन होती है रोटेशनल लाइन्स की, ये वो क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट रोटेशनल लाइन की पोजिशन क्या होगी, सेकेंड रोटेशनल लाइन की पोजिशन क्या होती है, तो वो सारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन एनर्जी यहाँ पे मैंने लिखी है 2bj+1 माइनस 4dj+1 का क्यूब। ठीक है, ये चीजें लिखी हैं। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे j+1 है आपका, वहां पे आपको क्या पुट करना है, d, सॉरी आपको वहां पे क्या पुट करना है, m। ठीक है, क्या पुट करोगे, यहाँ पे j+1 की जगह पे m पुट करोगे। ठीक है, इतनी बार जब यहाँ पे आप m पुट करोगे, डेल्टा E की वैल्यू आएगी आपकी 2bm और यहाँ पे 4dm का क्यूब। ठीक है, तो आपकी ये बनती है। बेसिकली मैंने ये इसलिए करवाया है क्योंकि आपका ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 3 सक्सेसिव लाइंस कही है, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो हम अगर हमें फर्स्ट रोटेशनल लाइन फाइंड करनी है तो हम m की जगह पे क्या लेंगे, 1 पुट करेंगे। जब हमारे पास m की वैल्यू 1 आएगी तो डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी 2b माइनस 4d। ठीक है, तो ये आई हमारे पास फर्स्ट रोटेशनल लाइन। अगर हमें सेकेंड रोटेशनल लाइन निकालनी है तो m की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 4b और यहाँ पे आएगा हमारे पास 32
डी, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास सेकंड रोटेशनल लाइन, समझ में आ गई। अगर थर्ड रोटेशनल लाइन है तो आप एम की वैल्यू 3 पुट कर देना, 4 है तो 4 कर देना, 5 है तो 5 कर देना। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 सक्सेसिव लाइंस बोला है इन्होंने, और वो अपीयर कहाँ पे होती है 18.442 एंड 35.042 और यहाँ पे, ठीक है। और आपको निकालना क्या है यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट, और रोटेशन कांस्टेंट क्या है आपका बी है, और सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट क्या है आपका डी है, ठीक है। तो वो तो आपका इजी है। तो यहाँ पे निकालोगे कैसे, देखो जो हमने ये लाइंस निकाली है तो इन लाइंस का हमारे पास सबसे पहले यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं। तो जो फर्स्ट रोटेशनल लाइन है आपकी वो कौन सी है, डेल्टा इज इक्वल टू कौन सी है, 2b माइनस 4d, 2b माइनस 4d, ठीक है, पहली रोटेशनल लाइन है। और सेकंड रोटेशनल लाइन है आपकी 4b माइनस 32d, ठीक है। अब ये दो ही यूज कर लो तो दोनों से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है। जो फर्स्ट रोटेशनल लाइन है वो कौन सी आपकी 18.442, ठीक है, कौन सी आपकी 18.442, और जो सेकंड है वो कौन सी आपकी 35.042, ठीक है। तो ये वाली है, इतनी बात क्लियर है। अभी आप क्या करोगे, बस इसको सॉल्व ही करना है। क्या करोगे, ये जो फर्स्ट है और ये क्या है आपके पास सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट है इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद से भी इसको सॉल्व करके देखो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 884 इज इक्वल टू 4b माइनस 8d, और यहाँ पे इसका 35.042 इज इक्वल टू 4b माइनस 32d, ठीक है। तो ये आएगा। बस क्या किया है मैंने, ये वाले जो इक्वेशन थी हमारे पास इसको मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया और ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, साइन इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस था, माइनस कर दिया माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करके आपका आएगा 1.842 इज इक्वल टू 24d, ठीक है। तो आपका ये आएगा। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, डी इज इक्वल टू 1.842 अपॉन 24, तो आपका जो डी की वैल्यू है वो आएगी 0.076 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 0.076 सेंटीमीटर इनवर्स डी की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई। अब डी की वैल्यू आपकी डिस्टॉर्शन कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया। अब क्या करोगे, दोनों कोई भी इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, एक में पुट करके आप डी की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू पुट कर दोगे, बी की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो आप जो आपको खुद से करके देखना, तो उसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो क्या आएगा 93.74 सेंटीमीटर, ठीक है। 93.74 सेंटीमीटर इनवर्स वो क्या आएगी आपकी डी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ ऐसे ही करना था। अब आपको देखो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड है आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको डिस्टॉर्शन कांस्टेंट का जो आपको मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, तो उसमें से आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो रिजिड नॉन रिजिड रोटर से आपका इस तरीके से सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से देख लेना कि आपको क्या क्या पूछा हुआ है, और 5 वीडियोज में आपका सारा जो सिलेबस आपका सारा कवर हो जाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे वहां से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं और मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखवा दिए, तो आपको अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख के रखना, अच्छे से पढ़ के रखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।